गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था कि लाइसोसोम कैसे बना होता है, कैसी उसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लाइसोसोम के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य है वो होता है इसका अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस दोनों ही प्रोसेस से सेल बाहर से खाद्य पदार्थों को एनगल्फ करती है, अंतर्ग्रहण करती है। तो इन दोनों ही प्रोसेस से जब खाद्य पदार्थ सेल में पहुंच जाते हैं तो सेल में पहुंचने के बाद में लाइसोसोम इनका पाचन करता है और पाचन करने के बाद में जो पचित पदार्थ होते हैं उनका यहाँ पर अवशोषण कर लिया जाता है। और लाइसोसोम ही एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, जो यूजफुल होते हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है और जो वेस्ट होते हैं जिन्हें हम अपशिष्ट कहते हैं, इन अपशिष्ट बॉडीज को कहाँ कर दिया जाता है? कोशिका से बाहर। तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? लाइसोसोम के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑटोलाइसिस, यहां ये अपमार्जन का कार्य करता है। अपमार्जन का कार्य मतलब सेल मर गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है, कोशिका मर गई है या क्षतिग्रस्त हो गई है या ज्यादा जीर्ण अवस्था में है, जो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रही है, तो इन सभी को पचाने का कार्य करता है, पचाने का या गलाने का कार्य करता है। या सेल के अंदर कोई भी कोश का अंगक है, सेल और साथ में कोई भी इसके अंगक, सेल को भी पचा देगा और इसमें मिलने वाले अंगकों को भी पचाएगा। तो यहाँ पर ये अपमार्जन का कार्य भी कर रहा है। जब हमने गोल्गी बॉडी पढ़ी थी तो वहां पर एक्रोसोम पढ़ा था। गोल्गी बॉडी यहाँ पर कायांतरित होकर के स्पर्म के शीर्ष पर आ जाती है कैप के रूप में। तो ये एक्रोसोम जो होता है इसको हम जाइंट लाइसोसोम भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है? लाइसोसोम जैसी। ये क्या काम करता है? अपघटन का, इसलिए इसको हम जाइंट लाइसोसोम भी कहते हैं। लाइसोसोम सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, क्रोमोसोम्स के पृथक्करण को करवाता है। क्रोमोसोम्स का जब सेपरेशन होता है तो ये सेपरेशन में सहायक होता है। प्लांट्स के अंदर जब सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन की क्रिया होती है, तो सीड जर्मिनेशन की क्रिया में अभी आप जब पेरोक्सीसोम पढ़ोगे तो पेरोक्सीसोम में आएगा कि पेरोक्सीसोम में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र चलता है। वहां पर लिपिड किस में चेंज हो जाते हैं? ग्लूकोज के अंदर। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जर्मिनेशन के समय ये लिपिड को पचाने का कार्य करता है, लिपिड को पचाने का कार्य करता है, जिसकी वजह से सीड जर्मिनेशन में हेल्प होती है। तो ये सभी कार्य हैं लाइसोसोम के, जिनको लाइसोसोम संपन्न करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो मैंने आपको पढ़ाया था वो है पीएच कंट्रोल का। जब मैं इसकी मॉर्फोलॉजी बता रही थी तब आपको बताया था कि पीएच कंट्रोल करता है प्रोटॉन पंप से।
ये अपनी भी पीएच कंट्रोल करता है और ये साइटोप्लाज्म की पीएच भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर पीएच कंट्रोल करने का कार्य ही कौन करता है? लाइसोसोम करता है। हमने यहाँ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियस चारों को पढ़ा है। तो इन चारों के बीच में संबंध होता है। यहां जिसे हम झिल्लियों का अंतर संबंध भी कह सकते हैं या केंद्रक के साथ अंतर संबंध भी कह सकते हैं। तो यहां मेम्ब्रेन के मध्य अंतर संबंध, यहां पर जो मेम्ब्रेन होती हैं, इन मेम्ब्रेन के मध्य में क्या अंतर संबंध होते हैं? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे वॉटसन। वॉटसन ने ईआर व न्यूक्लियस के मध्य संबंध बताया था। इन्होंने कहा था कि जो ईआर होती है, इस ईआर का रिलेशन किससे होता है? न्यूक्लियस के साथ होता है। बाद में नोविकोफ ने गेर्ल शब्द दिया, GER। जी होता है गोल्गी बॉडी, ये ईआर, और एल होता है लाइसोसोम। नोविकोफ ने बताया कि जो यहाँ पर ये गेर्ल है, गोल्जी बॉडी, ईआर और लाइसोसोम, इनका संबंध आपस में भी होता है और इनका संबंध किससे? न्यूक्लियस से भी होता है। आपस में भी ये कोरिलेटेड होते हैं और ये न्यूक्लियस से भी कोरिलेटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, इन्होंने बताया, और साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी यहाँ पर अपने अपने मत दिए कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का जो एनवलप होता है, इस एनवलप की जो आउटर मोस्ट या आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, दो होती है, एक तो इनर मेम्ब्रेन और दूसरी आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन वेसिकल्स का निर्माण करती है और ये वेसिकल्स समतल हो जाती हैं और समतल होकर के यहां पर सैक लाइक स्ट्रक्चरों का निर्माण करते हैं या सिस्टर्नी समान संरचनाओं का ये निर्माण करती है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? सिस्टर्नी। अब यहाँ पर जो सैक-लाइक स्ट्रक्चर बने, इन सैक-लाइक स्ट्रक्चर पर आकर के राइबोसोम टच हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाती है? RER। होता है नहीं होता है? जब ER को पढ़ा था आपने कि जब सिस्टर्नियों पर राइबोसोम अटैच हो जाएं तो ये क्या कहलाती है? रफ ER कहलाती है, RER कहलाती है। दूसरा इन्होंने बताया कि जो गोल्गी बॉडी होती है, इस गोल्गी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है, गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नियों में बडिंग की क्रिया होती है मूकुलम की, और ये बडिंग की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करती है? वेसिकल्स का। ये वेसिकल्स लाइसोसोम भी हो सकती हैं और पेरोक्सीसोम भी हो सकती हैं। लाइसोसोम भी हो सकती हैं और पेरोक्सीसोम भी हो सकती हैं। तो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी बडिंग के द्वारा लाइसोसोम या पेरोक्सीसोम का निर्माण करती हैं। एंड नेक्स्ट ER, गोल्जी बॉडी, इन दोनों की जो वेसिकल्स होती हैं, ये वेसिकल्स आपस में मिलकर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का, सॉरी सेल की और न्यूक्लियस की, दोनों की मेम्ब्रेन का भी निर्माण करती है।
सेल मेम्ब्रेन का जब मैं आपने फ्रैगमोप्लास्ट पढ़ी थी उस वक्त देखा था कि यहाँ पर जो पुटिकाएं हैं वो टूटकर फैल जाती हैं, आपस में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। ईआर की जो पुटिकाएं होती हैं वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में भी सहायता करती हैं। और ये पुटिकाएं अगर आपस में जुड़ करके और बड़ी पुटिकाओं का निर्माण कर ले तो यहाँ पर ये फैगोसोम का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम का बड़ा रूप फैगोसोम का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से इन मेम्ब्रेन्स के बीच में अंतर संबंध होता है। ये मेम्ब्रेन एक दूसरे का निर्माण कर रही हैं, एक दूसरे के निर्माण में सहयोग कर रही हैं और एक दूसरे के कार्यों के संपादन में सहयोग कर रही हैं। ईआर न्यूक्लियस से निकलने वाले प्रत्येक पदार्थ को का परिवहन करवाता है, बाहर से लाने का कार्य करता है, अंदर से ले जाने का कार्य करता है। इसके ईआर के जो स्रावण होते हैं उनको गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी रासायनिक रूप से उनमें परिवर्तन करके, क्योंकि रॉ मटेरियल होता है वो, उसमें जो रासायनिक रूप से परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को करने के बाद में उनकी पैकिंग करती है। वो पैकिंग के बाद में विभिन्न दशाओं में कोशिकाओं में वितरित हो जाते हैं, चाहे वो लाइसोसोम के रूप में हो, पेरोक्सीसोम के रूप में हो, किसी और रूप में हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये चारों ही एक दूसरे से अंतर संबंध होकर के क्रियाओं का संपादन करते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस को छोड़ दो, क्योंकि ये तो जैसे हमारे घर में हमारा मुखिया होता है, हेड होता है, तो न्यूक्लियस तो हेड है, इनका भी हेल्प करता है और कोशिका के अंदर होने वाली प्रत्येक क्रिया को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम की खोज डी डुवे और इसके सहयोगियों ने की थी। ये भी लाइसोसोम की तरह एक तरह की वेसिकल्स ही होती हैं। खोज डी डुवे और नाम व सहयोगी। नाम भी दिया डी डुवे और इसके सहयोगियों ने। क्यों दिया? इसमें उपस्थित एंजाइम की प्रकृति के आधार पर, क्योंकि यहां मेनली जो एंजाइम पाया जाता है वो बीटा ऑक्सीडेशन वाले और ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कैटालेज जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करता है, विखंडन करता है, उसको तोड़ता है। तो इस आधार पर इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, पेरोक्सीसोम। उपस्थिति की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होती है, वो चाहे एनिमल की हो और प्लांट की। और यूकैरियोटिक भी कौन सी सेल्स, एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में किडनी और लिवर, किडनी और लिवर की। और प्लांट की अगर हम बात करें तो मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल कहां मिलता है, लीफ के अंदर। तो प्लांट्स में ये मीजोफिल टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं और एनिमल्स में लीवर और किडनी की सेल्स में पाई जाती है। संरचना की बात करें तो संरचना कैसी होगी इनकी, लाइसोसोम की कैसी संरचना थी, वेरी सिंपल। तो इनकी भी कैसी होती है, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा। ये यूनिट मेम्ब्रेन
मेम्ब्रेन से घिरी संरचनाएं होती हैं। और अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। अंदर एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी संरचनाएं होती हैं। यूनिट मेम्ब्रेन लाइसोसोम में भी कैसी थी? प्रतिरोधी प्रकार की, और यहाँ भी कैसी पाई जाती है? प्रतिरोधी प्रकार की पाई जाती हैं। इनकी जो साइज पाई जाती है, ये साइज 0.15 से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर में पाई जाती है। बहुत छोटी साइज के कण होते हैं या वेसिकल्स होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिवर सेल्स में, तो इनका आकार लगभग 1 माइक्रोन के मिलता है, माइक्रोमीटर के मिलता है। किसके अंदर? लिवर के अंदर, लिवर सेल्स में। लिवर सेल्स में आकार में ये बड़ी पाई जाती है। यहां जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, ये एंजाइम्स को ये साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल से प्राप्त करते हैं। क्योंकि पेरोक्सीसोम के ऊपर एक विशिष्ट मेम्ब्रेन होती है, विशिष्ट मेम्ब्रेन होती है। ये चयनात्मक प्रकार की होती है। लेकिन अपने आवश्यक एंजाइम्स को अंदर अवशोषित करती है और सभी प्रोटीनों को, किसी भी प्रकार की प्रोटीन है, ये सभी प्रोटीनों को आयात कर लेती है। निर्यात मीन्स देना और आयात मीन्स लेना। तो इस सभी प्रोटीन्स को साइटोसोल से आयात कर लेती है और आवश्यक जो अपने एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को कहां से? साइटोप्लाज्म में से ये लेती है। तो ये एक इसकी सिंपल सी संरचना है। क्योंकि लाइसोसोम की तरह पेरोक्सीसोम में भी ऐसी कोई खास चीज नहीं मिलती है। मेम्ब्रेन से घिरी हुई, यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी हुई अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती हैं, जो संख्या में 100 से लेकर के 300-400 तक भी उपस्थित हो सकती हैं। बात अगर हम इनके ओरिजिन की करें, उद्भव की करें, तो अभी हमने जब लाइसोसोम को पढ़ा है, गोल्जी बॉडी को पढ़ा है, ईआर को पढ़ा है, तो वहां हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ इनका उद्भव जो होता है वो गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नियों के द्वारा होता है। कहीं गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी से माना जाता है, किसी ने ईआर की से बताया, लेकिन इनका उद्भव ईआर या गोल्गी बॉडी से ही होता है। और एक चीज और, इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है, स्वतः प्रतिकृतिकरण की क्षमता भी पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि और उन पर ही डिपेंड होते हैं, अपना निर्माण ये स्वतः भी कर लेते हैं। किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल इनमें नहीं पाया जाता, केवल क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्योंकि अगर इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता तो इनकी जो प्रकृति है वही चेंज हो जाती। तो केवल ये रिएक्शंस को करने का कार्य करते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कार्य कि पेरोक्सीसोम कार्य क्या करते हैं। पहले देखते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पायरेशन होता है, फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाशीय श्वसन। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकाशीय श्वसन में यहां हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। जब प्रकाशीय श्वसन की प्रक्रिया होती है तो यहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड घातक होती है सेल्स के लिए। तो यहां पर जो कैटालेज एंजाइम होता है, ये कैटालेज एंजाइम इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को ऑक्सीजन और जल में तोड़ देता है। जो विषैली चीज थी उसको क्या कर दिया? अहानिकारक में बदल दिया। तो ये प्रक्रिया होती है फोटो रेस्पायरेशन के समय, प्रकाशीय श्वसन के समय। दूसरा,
जब सीड्स में अंकुरण होता है, सीड्स का जर्मिनेशन होता है, लाइसोसोम में भी हमने देखी थी ये, तो यहां पर लिपिड संग्रही अवस्था में होते हैं। सीड्स के अंदर संग्रहित अवस्था में कौन पाए जाते हैं? लिपिड पाए जाते हैं। इन लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है? पेरोक्सीसोम। लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है ग्लाइऑक्सीडेशन। ग्लाइऑक्सीडेशन। यहां क्या होता है? लिपिड है, ये फैटी एसिड है, नॉर्मल सी बात है, लिपिड है तो क्या होंगे? फैटी एसिड। ये जो फैटी एसिड हैं, ये फैटी एसिड चेंज होते हैं। एक फैटी एसिड दो कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोएंजाइम सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करेंगे और अब ये सक्सिनिक अम्ल क्या करेगा? पेरोक्सीसोम की सहायता से, यहां पर पेरोक्सीसोम की सहायता से ये बाहर चला जाएगा, बाहर जाता है और बाहर जाकर के किसका निर्माण करता है? ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स भी काम आते हैं, बहुत सारे कोफैक्टर भी काम आते हैं, तब जाके जो लिपिड है, लिपिड का कन्वर्जन किसमें होता है? ग्लूकोज में होता है। तो ये क्रिया भी किसके उपस्थिति में होती है? पेरोक्सीसोम की उपस्थिति में होती है। जब आप ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पढ़ते हो तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और पेरोक्सीसोम तीनों का, लाइसोसोम, लाइसोसोम तीनों का नाम आता है और ये तीनों ही यहाँ पर लिपिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एनिमल्स के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में यहां लाइसोसोम की जगह यहां राइबोसोम होता है। बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया किसमें होती है? एनिमल्स में। और लिपिड, ग्लाइकोजन या लिपिड कहां संग्रह होते हैं? लिवर के अंदर, किडनी में नहीं, लिवर में। तो यहां पर जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो ये पूरी प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन इसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स बनते हैं राइबोसोम में। राइबोसोम से इनको स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहां? पेरोक्सीसोम में। क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, एंजाइम्स राइबोसोम में बन रहे हैं और वहां स्थानांतरित हो रहे हैं ये पेरोक्सीसोम में। तो ये मिलकर के बीटा ऑक्सीडेशन की क्रिया को करते हैं। यहां पर जो फैटी एसिड्स होते हैं, इन फैटी एसिड्स को ये तोड़ने का कार्य करते हैं। ये फैटी एसिड्स क्या हो जाएंगे? सक्रिय। और सक्रिय जब हो जाएंगे तो इनका क्या हो जाएगा? उपापचय, टूट जाएंगे और अन्य चीजों में ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनका उपापचय हो जाएगा, यहां इनका ऑक्सीडेशन होता है, यहां उपापचय ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका, और ऑक्सीडेशन होने के बाद में इनको अन्य कार्यों में ले लिया जाएगा। एनिमल सेल में भी
लाइसोसोम ऑक्सीजन का यूज करता है। लाइसोसोम किसका यूज करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। और ऑक्सीजन का यूज कहाँ करता है? दूसरा, कैटालेज एंजाइम का यूज करता है। तो स्टूडेंट्स देखो, जब ये ऑक्सीजन का यूज करेगा तो ऑक्सीजन का यूज कब करेगा? जब यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यहां पाए जाने वाले, तो ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में, ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ क्रिया करते हैं और यहां क्रिया करके ये हाइड्रोजन फ्री करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और यहां क्या बना देगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देता है। ऑक्सीडेज, सॉरी, इधर आएगी रिएक्शन। तो जो ऑक्सीजन का यूज होगा वो कब होगा? कार्बनिक एंजाइम, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थों ने किसके साथ क्रिया की? ऑक्सीडेज एंजाइम के साथ में, और ऑक्सीडेज एंजाइम क्रिया कर इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज कर देगा। सेकंड, जो कैटालेज है, यहां तक की क्रिया हो गई। अब ये जो कैटालेज है, ये कैटालेज क्या हो करेगा? जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ने का कार्य करेगा। यहां फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेलिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेलिक अम्ल, ये सभी होते हैं। इनके साथ भी क्या क्रिया करता है? RH प्लस H2O। R, यहां जो ये कार्बनिक ग्रुप है, ये कार्बनिक ग्रुप क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। और फ्री होने के बाद में यहां जो परऑक्साइड है, सॉरी, जो परऑक्साइड है, इसके साथ क्रिया होगी तो ये जल का अणु निकल जाएगा यहां से। और जल का अणु निकलने के बाद में एक तो जल के अणु के साथ में फ्री हो गई, और दूसरा एक H यहां से और O यहां से और भी होंगे, तो दूसरा भी यहां से जल का अणु रिलीज होगा। इसका मतलब यहां से 2 जल के अणु रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ कैटालेज एंजाइम की उपस्थिति में जो विषैले पदार्थ थे वो कैसे, किसमें बदल गए? जल में बदल जाते हैं। यहाँ ये कार्बनिक ग्रुप में बदल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर परऑक्सीसोम होता है, जो परऑक्सीसोम यहाँ विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलने का कार्य भी करता है। जैसे कौन करती थी डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया? ER, वैसे यहाँ पर ये भी करता है, लिपिड को ग्लूकोज में चेंज करने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट राइबोसोम देखते हैं नेक्स्ट।